नमस्कार साथियों, कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी और अभी तक आप तक वो सारी खबर पहुंच चुकी होगी। बात चल रही है सीरिया की। सीरिया के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। बशर अल असद, जिनका 50 साल से उनके पिताजी और अब वो खुद वो राज कर रहे थे, उनके शासन का अंत हो चुका है और अब एक नई सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा। उनका एक चीफ है अबू मोहम्मद जुलानी। वो अब सीरिया का सत्ताधीश एक तरीके से बन चुका है। बहुत एक रोचक घटनाक्रम हुआ ये, जगह जगह आपको इसकी न्यूज भी मिल जाएगी, लेकिन मैं चर्चा कुछ और करने वाला हूँ। आखिर इसके अंदर हुआ क्या है, विश्लेषण जो नॉर्मल जो बिटवीन द लाइंस बात होती है, मैं वो आपको बताता हूँ। होता है ऐसा है कि एकदम हम देखते हैं कि कुछ ऐसे डिस्कशन नहीं चल रहा था, कहीं पे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं हो रही थी। एकदम क्या होता है कि इनका एक शहर होता है सीरिया का अलेप्पो, जो दमिश्कस के बाद दूसरा बड़ा शहर है, एकदम उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। पहले यूँ दिखाते हैं कि भाई उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अचानक कहाँ से आए हैं, इदलिस से वो जगह बताते हैं कि आतंकवादी जो थे वहां से चले हैं और एकदम अलेप्पो के ऊपर कब्जा हो गया। अब बिना कोई फायर शॉट किए, बिना कुछ किए एकदम एक शहर पे कब्जा हो गया, फिर दूसरे शहर पे कब्जा हो गया। 4 दिन के, एक हफ्ते के अंदर अंदर तो पूरे सीरिया के ऊपर कब्जा हो गया। ये कुछ ऐसा ही है जैसा अफगानिस्तान में जब तालिबान चले थे, तो तालिबान को जैसे सत्ता हस्तांतरण हो रहा था, उसी तरीके की कुछ एक पटकथा सी लग रही है। चीजें होती ऐसी हैं। अब 3-4 दिन के बाद जब पूरी रिसर्च और पूरी ये चीज सामने आई है, तो इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं बड़ी घटनाएं क्या हुई हैं। बशर अल असद जो वहां के राष्ट्रपति थे, वो देश छोड़कर जा चुके हैं। पहले खबर आई थी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर से वो गए थे उसके क्रैश होने की खबर आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो जानबूझ करके इस तरीके से फैलाई गई होगी कि हम इस फ्लाइट से जा रहे हैं, जिसको शॉट डाउन कर दिया गया था। लेकिन बशर अल असद रूस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, रूस ने ये कंफर्म भी कर दिया है। अब बात आती है कि भाई इसके ऊपर प्रभाव कैसे पड़ा है। पूरी की पूरी मिलिट्री ने, जो सीरिया की जो मिलिट्री थी, बैटल हार्डन मिलिट्री आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारी लड़ाइयों के अंदर पार्टिसिपेशन पहले भी किया हुआ है। अब की बार जब ये होता है तो कोई सिंगल शॉट वो फायर नहीं करती। अब चीजें खबर ये सुनने में आ रही हैं कि जो उनके अधिकारीगण थे, उनको कहीं ना कहीं CIA ने रिश्वत दी थी। और एकदम जो वहां पर 2 बड़े स्टेक होल्डर थे पुरानी गवर्नमेंट के अंदर, एक ईरान और एक रशिया ने तो थोड़ी देर फाइट करने की कोशिश की, बॉम्बार्डमेंट भी की, काफी वो किया, रिटेलिएट किया, क्योंकि और दूसरा ईरान था। ईरान एकदम जैसे जहां थे, जिसके फैमिली वाले थे, जो जो कुछ थे, एकदम जैसे कि तैसे कंट्री छोड़ के भागा है। बात आती है रशिया की। रशिया ने थोड़ी देर तक रेजिस्टेंस क्यों दिया है, क्योंकि रशिया का ये एक बहुत बड़ा एक एक जो उनके जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उससे बाहर मेडिटेरियन के अंदर एक बेस था, जहां से उनको वार्म वाटर का एक एक्सेस मिलता था। मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर, वहां का उनको एक्सेस वहां मिलता था। तो उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, जिसको उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो एक तरीके से रोक नहीं पाए। अब ये एक तरीके की नई वार कैसे करवा दी गई है। देखो दोस्तों, ये एक तरीके की नई वार इसलिए करवा दी गई है, हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं और आगे भी घटित होने लग रही हैं, जो होने वाली हैं। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर दबाव डाल दिया था और कहीं ना कहीं ये फैसला हो चुका है, और ट्रम्प भी बोल चुके हैं कि जब तक वो आएंगे, जो जितनी जगह कब्जा चुका होगा, जो जहां पर बैठा होगा, वो जगह उसकी। इसलिए हम देख रहे हैं वहां पर भी लड़ाई के अंदर थोड़ी सी स्पीड आ गई है। यूक्रेन चाहता है जितनी जमीन छुड़ा सकता हूं मैं छुड़ा लूं, या और रशिया चाहता है जितनी मैं कब्जाना चाहूं, जितनी मेरे अपने कंट्रोल में ले लूं, वो कर लूं। इसी दौरान जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर जो ये सेंट्रल एजेंसीज है, इन्होंने सोचा मौका है, अगर हमने बिल्कुल पीसफुल, अगर एक तरीके से मिडल ईस्ट जो आने वाला ट्रम्प है प्रेसिडेंट, उनको दे दिया तो काम नहीं बनेगा। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि भाई जो इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, अभी उनकी हमास के साथ फाइट चल रही थी, जो उन्होंने एक तरीके से पूरे कम्प्लीटली एक तरीके से जीत चुके हैं और डेवास्टेट कर दिया है पूरे तरीके से, जो गाजा है उसको खत्म कर दिया। अभी उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था हिजबुल्लाह के खिलाफ। हिजबुल्लाह के आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ भी सुनी होगी, पेजर अटैक कराया था। 3,000 पेजर जो थे वो ब्लास्ट हो गए, जिनके अंदर उनकी मेन जो लीडरशिप थी वो खत्म हो गई। किसी की आंख गई, कोई मर भी गया, किसी का पेट गया। जहां पर भी उन्होंने पेजर रखा हुआ था
वो ब्लास्ट हो गया था। उन्होंने सोलर पैनल, टीवी, बहुत सारी चीजों को उसके अंदर ब्लास्ट कर दिया। एक बहुत बड़ी दहशत हो गई। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड के ऊपर अपने ट्रूप्स, अपने फौजी उतारे। जब उन्होंने अपने फौजी उतारे, एक तरीके से हम ये देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जो ये फाइट कर रहे थे हिजबुल्लाह वाले, उनके ऊपर की जो लीडरशिप खत्म होने के बावजूद बहुत सारे 76, उनके बाद 3000 के बाद 76 और उनके जो डाउन द लाइन जो फाइटर्स थे, उनको भी, जो उनको लीडरशिप, जो उनको कमांड दे सकते, उनको भी उन्होंने मार दिया अलग अलग जो चैनल्स थे उनके माध्यम से। लेकिन फिर भी फाइट वो अच्छी दे रहे थे। एक चीज समझ में आ गई थी नेतन्याहू को कि ये फाइट ज्यादा लंबी चल सकती है, तो उन्होंने एकदम वहां पर सीज फायर किया। जब उन्होंने सीज फायर वहां पर कर दिया, अब उन्होंने सोचा कि सीज फायर क्यों किया। सीज फायर करने के पीछे कारण क्या था कि उनकी जो सप्लाई चेन थी ना, जो ईरान से उनको वेपनरी आ रही थी, हथियार जो उनके पास आने लग रहे थे, ईरान से इराक जाते, इराक से जाते थे वो सीरिया, सीरिया से आते थे लेबनान, और वहां से रेगुलर अटैक होने लग रहा था। तो इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने एक चीज सोची, भाई ये लड़ाई तो हम बाद में जीतेंगे, पहले जो सप्लाई लाइन है पहले इसको तोड़ दो। अब उस सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए कम से कम जो नेटवर्क बना हुआ है, किसी एक नेटवर्क के अंदर तो कुछ व्यवधान, कुछ गलत चीजें वो पैदा करनी पड़ेंगी। तो वहां पर नेतन्याहू ने क्या किया, वहां पर तो सबसे पहले उसको स्टॉप कर दिया कि भाई यहाँ पर तुम रोक लो, यहाँ पर सीज फायर कर लो, पहले हम दूसरी चीजों को निपटाते हैं। अब जब दूसरी चीज को निपटाने की बात आई तो वहां पर हम देखते हैं एकदम ही ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एकदम ही होता क्या है कि अलेप्पो गिर जाता है, अलेप्पो शहर के ऊपर कब्जा हो जाता है। सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई अलग अलग चीजें चल रही थी, क्योंकि इनको जो ट्रेन किया गया था, इनको ट्रेन कर रहे थे, जो अभी जिन्होंने इनके ऊपर कंट्रोल किया है उनके बारे में जान लेते हैं। ये जो जुलानी है, जो अभी सीरिया के अंदर आया है, ये एक्स टेररिस्ट है। ये पहले अलकायदा में था और ISIS के अंदर भी रह चुका है। अब जो वेस्टर्न पावर है, वेस्टर्न मीडिया है, वो ये कहने लग रहा है कि भाई ये एक रिबेल फाइटर है, मतलब विद्रोही है, जो पहले अलकायदा का था, IS का था। अब उसने ऐसा क्या काम कर दिया कि उसकी वाइट वॉशिंग कर दी, वो एकदम दूध का धोया हो गया और अब इसको सपोर्ट कर दिया। ये 25,000 फौजी गए थे जिनको ट्रेन करा तुर्की ने। सीज फायर वहां पे चल रहा था, रूस ने जो सीज फायर कर रखा था और पहले अपनी जीत का जो मजा उठा रहे थे, इस दौरान तुर्की ट्रेन कर रहा था। इसके अंदर जो फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान के हैं, वे तुर्कमान है, उज्बेक हैं और उइगर भी हैं, अलग अलग जगह के, अफगानी हैं, पाकिस्तानी हैं, जगह जगह के हायर किए और वहां पर उनको ट्रेनिंग दी यूक्रेन ने, ड्रोन कैसे चलाएं। जो सीरिया की आर्मी है, सीरियन आर्मी के ऊपर भी इन्होंने ड्रोन से अटैक किया, उनके टैंक के ऊपर। तो ये हो गया। अब चीज ये देखते हैं आगे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस बात का। एनालिसिस ये कह रहा है कि ये जो फाइट चल रही है, ये फाइट कहीं ना कहीं, जो अभी बोला है ट्रंप ने कि जो इनका डीप स्टेट है USA का, जो इनकी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, इनको ख़त्म कर देंगे। वो मतलब इनको कोई राशन नहीं देंगे आगे सरवाइव करने के लिए। तो इन्होंने एकदम इस चीज़ को रिवाइव किया, एकदम जगा दिया, ताकि एक बार जैसे युद्ध चालू हो जाता है तो रुकता नहीं है। तो इनकी सप्लाई, चाहे ट्रंप चाहे चाहे ना चाहे, वो अपने आप होती रहे और अपने आप उसको ऑटोमेटिक उसको फीड अप करता रहे, खाना खिलाते रहे। तो भाई ये एक चीज चल रही थी। अब ये चीज है, इस बात का इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ी बात क्या है, ये आप सोच के देखो, वहां पर राज किसका आया है? वहां पर राज आया है अलकायदा ISIS का। तालिबान भी इनके मुकाबले थोड़ा मॉडरेट है। ISIS ने पहले आके क्या काम किया था, वही काम वो वहां पर करने वाले हैं। और वो क्षेत्र अब पूरे दुनिया के जो कट्टरवादी हैं उनके लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाला है, जो वहां पर घटित होगा। अब इस चीज का और क्या क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ मैं वीडियोस लगा रहा हूँ, ये वीडियोस देखिए कि वहां पर क्या क्या घटित हो रहा है, और देखते हैं इसी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ये एक वीडियो देखो कि 7 दिन के अंदर इसने कब्जा कर लिया। और इससे पहले जैसे जो ये बोलते हैं ना आजादी, डेमोक्रेसी जिसकी बात करते हैं, अब ये डेमोक्रेसी और आजादी कहाँ गई? ये देखो, ये ISIS अलकायदा का ये जुलानी है, ये BBC को अपना इंटरव्यू देने लग रहा है। तो वहां CNN को इंटरव्यू दे रहा है। उसकी एंकर को देखो, वो पहले जो नॉर्मल कपड़े पहन के आती थी, इसके आगे हिजाब पहन करके आई है, सिर पे कपड़ा रख के आई है, और इसको एक अलग तरीके से वो दे रही है कि भाई इसको रेस्पेक्ट, और या फिर इसके आगे एक डिफरेंट तरीके से है, जो इससे पहले कभी भी बशर अल असद के सामने ऐसे
नहीं आते थे। तो सबसे पहले तो ये इम्पैक्ट देखो कि भाई ये इनके सामने किस तरीके से झुक गए हैं, बो डाउन कर दिया इन्होंने। ये अगली वीडियो देखो, इस अगली वीडियो के अंदर ये क्या दिखा रहे हैं, जो ये सारे आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे, इन्होंने क्या काम कर दिया है। रक्का इनका शहर है, जो पहले आईएस आतंकवादियों की एक तरीके से राजधानी होता था। आईएस जो उनकी जो राजधानी था, कैपिटल था, वो रक्का शहर था। रक्का के अंदर जो आईएस के आतंकवादियों को रखा गया था, जेल के ऊपर अटैक कर दिया इन्होंने, सारे आतंकवादियों को छुड़वा दिया है। ये देखो आप, तो ये एक उसका सीन है, आते ही इन्होंने क्या काम किया। एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि भाई यूएसए ने जब बशर अल असद चला गया वहां से, तो इनके उसके ऊपर अटैक किया है। क्या नाम है, जैसे हम ये देखते हैं कि इनके जो आईएस के कैंप हैं, इनको बहुत सालों से पता थे, पिछले कुछ सालों से उसके ऊपर कभी अटैक नहीं किया। अब अटैक करके क्या दिखा रहे हैं, क्या वो कैंप खाली ही है या एक शो ऑफ कर रहे हैं, ताकि एक अलग नैरेटिव यूएसए सेट कर सके, भाई हम तो अटैक भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ये वेस्टर्न मीडिया क्या बोल रही है, इसको रिबेल बोल रही है। इससे पहले जो आईएस जो था, आतंकवादी संगठन था इस्लामिक स्टेट, उसका फाउंडर, उसका स्थापना करने वालों में से एक रह चुका है ये, अलकायदा का पहला टेररिस्ट रह चुका है, और अब ये सीरिया का नया लीडर। तो सोच के देखो, बिल्ली दूध की रखवाली है तो क्या रखवाली करेगी, सोच के देखो ये उनके लोगों के ऊपर क्या बीतने वाला है। मैं तो सोच करके ही हैरान हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि भाई इस बात का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं उन लोगों को है ना जो चुप हैं, उनके ऊपर थोड़ा मेरे को ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नुकसान जिनको करने वाला है ना, वो नुकसान करने वाला है क्रिश्चियंस को। जो क्रिश्चियन है ना, ईसाई हैं, उनको ज़्यादा नुकसान करने वाला है। ये सीरिया पहले क्रिश्चियन कंट्री होता था, 1400 साल लगे हैं इनको सीरिया को एक मुस्लिम मतलब पूरा इतना डोमिनेंस दिखा करके इतना कब्जा करने के लिए। अब इनका जो है कब्जा हो गया ना, परमानेंट हो गया। भारत के अंदर चूंकि चीन का 100% ऊपर राज भी रह गया, लेकिन भारतीयों की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तो इनको समझ में आ गया, इतनी जनसंख्या को तुम खत्म नहीं कर सकते, धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाओ, जो आज के तौर पे चल रहे हैं। लेकिन यही प्लान वो बाहर भी चला रहे थे। सीरिया के अंदर इन्होंने क्या किया, पहले वहां पर जब क्रिश्चियन ज्यादा थे तो भी धीरे धीरे करके यूं सोच लो, उन्होंने किसी तरीके अपना राज तो स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन जैसे ही अब उनकी जनसंख्या पूरी ज्यादा एक तरीके से हैवी हो गई है, तो इन्होंने परमानेंट अब उनको एलिमिनेट करने की, अब उनकी सोच एक तरीके से आपको नजर आ जाएगी, सामने आएगी। और अब देखना, जैसे लेबनान में ये कर चुके हैं इस मॉडल को, अब यही मॉडल है सीरिया को करने वाले हैं। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका की हम देखते हैं कि क्या रणनीतियां हैं। अमेरिका ने क्या किया है, देखो अफगानिस्तान के अंदर उसने तालिबान को बैठाया, सीरिया के अंदर अब आईएस को बैठा दिया है, यूक्रेन के अंदर जो उनके फार राइट, मतलब जो नाजीवादी थे, जो हिटलर की सोच के थे, उनको सपोर्ट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये जेलेंस्की वही है, उनको सपोर्ट कर रहा है। अभी रोमानिया के अंदर सत्ता परिवर्तन का ऐसा ही करने की कोशिश की, रोमानिया कंट्री के अंदर हम देख रहे हैं हाल फिलहाल बहुत ज्यादा कोशिश। हम भारत को, बांग्लादेश को, इसको छोड़ देते हैं, पर ऐसा 5 देशों के अंदर अभी हाल फिलहाल एक गंदगी मैस अमेरिका ने खड़ी की है, ताकि आने वाली जो गवर्नमेंट है, जो अब वहां पर ट्रंप का जो राज आने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, उसको ये समझ में नहीं आए इतनी जगह कूड़ा कचरा गंदगी फैला दो, ताकि उसको समेटते समेटते मालूम ही ना चले 4 साल कब चलेगा। मैं एक बात की पहले पक्की भविष्यवाणी करने वाला हूँ, ये इसको बेशक नोट कर लो। जो इनकी नई, क्योंकि आदमी है ना हर चीज से जाता, अपनी आदत और फितरत से नहीं जाता है, जो ये लेकर के आए हैं राज में, जैसे तालिबान को लेकर के आए ये अफगानिस्तान में। शुरुआत में तो इन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, महिलाओं को बढ़िया इज्जत देंगे, सही करेंगे। फिर एक दिन देखते हैं कि पूरे देश में से महिलाओं की नौकरी खत्म, फिर उनकी एजुकेशन भी एक सर्टेन लेवल के बाद, आज अभी जो तालिबान राज कर रहा है, उन्होंने उसके बाद की एजुकेशन लेने के ऊपर उनको पाबंदी लगा दी है। और फिर उनके ऊपर जो जो अटैक है, वो जो जिस तरीके से उनको पब्लिक एग्जीक्यूशन है, जो पब्लिकली औरतों को पीटना है, स्त्रियों को पीटना है, वो चालू कर दिया। ये हमारे को कुछ टाइम के इंटरवल के बाद देखने को मिलेंगी। जैसे ही सीरिया के बारे में मीडिया में से डिस्कशन खत्म हो जाएगा, फिर हमारे को इसका असली स्वरूप नजर आएगा। इसने क्या काम किया है, जो नई सरकार आई है, इसने वहां के जितने भी जेल हैं, उन सब की सारी जेलों को खुला छोड़ दिया है, और उनको बोल दिया है तुम्हारे को जहां जाना, अगर तुम देश छोड़ के जा रहे हो और यूरोप में जा रहे हो तो छूट है। अभी देखना एकदम बाढ़ आ जाएगी यूरोप के अंदर, सीरिया की जेल से भागे हुए
लोगों का यूरोप के अंदर एकदम बाढ़ आ जाएगी। पूरे हम देखते हैं मिडिल ईस्ट मतलब मध्य एशिया, यूरोप, और इस जगह इतनी गंदगी, इतना रायता फैल जाएगा, क्योंकि ये किसी अच्छे आदमी भी भाग के जा रहे हैं जिनका जिनोसाइड होगा, जिनका बिल्कुल वो नरसंहार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी क्रिमिनल्स है, हार्डकोर क्रिमिनल्स, रक्का शहर के ISIS के टेररिस्ट, उनको तो छुड़वा दिया और इस तरीके से उनको बाहर ला रहे हैं जैसे बहुत बड़ी जीत उनको मिल गई हो, और पता नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सारे यूरोप की तरफ अब भाग रहे हैं, खुश होकर के, परेशान होकर के नहीं, खुश होकर के भाग रहे हैं। मिलिट्री ग्रेड पर्सनल, कोई भी औरत नहीं जा रही है, सारे के सारे मर्द वहां पर जाने लग रहे हैं। और वे सारे एक तरीके से, ये नहीं कोई बच्चा जा रहा हो, मिलिट्री ग्रेड पर्सन वो यूरोप के अंदर अब इन्फिल्ट्रेट कराने की उनकी पूरी तैयारी। एक चीज और रह गई जिसके बारे में बताना चाह रहा था। जैसे मैंने बता दिया था कि 5 कंट्रीज के अंदर अमेरिका ने पूरे उनको डिस्टेबलाइज कर दिया है। 5 कंट्री कौन कौन सी हैं? यूक्रेन का पिछले 2 साल से चल रहा है, सबको पता है। सीरिया को अब डिस्टेबलाइज कर दिया है। इसके अलावा जॉर्जिया के अंदर, जो जॉर्जिया कंट्री है, तुर्की से जरा सा ऊपर, जॉर्जिया जो पहले USSR का पार्ट होता था, उसको परेशान करने के लिए, उसके अंदर रशिया को परेशान करने के लिए वहां पर गृह युद्ध छिड़वा दिया है। गृह युद्ध छिड़वाने की पूरी कोशिश की गई है और वहां पर इसकी पूरी अटेम्प्ट की जा रही है। अब इसके बाद ये जॉर्जिया का रह गया था, रोमानिया के अंदर भी उन्होंने सत्ता परिवर्तन कराने की कोशिश की है। ये इस तरीके से 5 कंट्रीज हैं, कोई रह गई हो तो हो सकता है मैंने पहले बता दिया। इनके अंदर इन्होंने पूरे तरीके से, एक तरीके से इस क्षेत्र के अंदर रायता फैला दिया है, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप हो, चाहे मध्य एशिया हो। और अब हम देखने वाले हैं कहीं ना कहीं ये जो आग है आगे बढ़ती हुई हमारे को ईरान में भी नजर आती दिख रही है। ये पूरे के पूरे एक अलग अलग बिसात बिछाई जा रही है। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे थे, एक न्यूज ये भी आई है कि पाकिस्तान को पुश किया जा रहा है थोड़ा सा कि आप भारत के साथ युद्ध के अंदर जाओ, क्योंकि ये अमेरिका की सोच के बहुत अलग चीज थी। वो सोच रहे थे चाइना, चीन और भारत युद्ध के अंदर जाएंगे, क्योंकि मिरर पर्सनल की जो वहां पर जो फौजी थे वहां पर बैठाए हुए थे, बिल्कुल आदमी के सामने आदमी इस तरीके से बैठाए हुए थे। इतनी फौज चाइना की थी, इतनी भारत की वहां पर लद्दाख में बैठी थी, और उन्होंने समझौता करके डिसएंगेजमेंट कर लिया है। अब ये बात पच नहीं रही है। अभी हम देखते हैं कि उसके बाद ही बांग्लादेश वाला फ्रंट खोला गया है, और पिछले कुछ दिन से तो बांग्लादेश भी हमारे को धमकी देने लग रहा है कि हम 4 दिन के अंदर पूरे कलकत्ता पे कब्जा कर लेंगे। अब कल वहां के फौजियों ने भारत के बिहार और उड़ीसा को भी क्लेम कर, ये कि हम इसको हमारे में मिला दो, इस तरीके की चीजें भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत की जो बॉर्डर है वहां पर भी वो कहीं ना कहीं अपने फौजियों को भेजने लग रहे हैं वहां पर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी इस बात के लिए पुश किया जा रहा है कि भारत के साथ आप युद्ध में जाओ। तो ये जहां तक मुझे समझ में आता है, भारत मतलब पूरे विश्व के अंदर जितने भी पावर सेंटर हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, चाहे यूरोप के अंदर जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिनकी डोमिनेंस होगी, उनको चार्ज अप किया जा रहा है। जैसे रशिया तो ऑलरेडी एंगेज है यूक्रेन के अंदर, भारत को यहाँ पर एंगेज करने की कोशिश की जा रही है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ईस्ट एशिया के अंदर देखते हैं अभी कौन सा फ्रंट खुलेगा। मिडिल ईस्ट के अंदर नया फ्रंट ऑलरेडी खोल दिया गया है। इससे एक चीज तो बहुत बिल्कुल पुख्ता हो जाती है कि 2025 जो है वो युद्धों का काल रहने वाला है। युद्ध कहीं ना कहीं, या युद्ध के खतरे का जो समय है, खतरे की जो संभावनाएं हैं, वो 2025 के अंदर रहने वाली हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमी के ऊपर भी और इस चीज के ऊपर भी पूरा इम्पैक्ट आने वाला है इसका। तो फिलहाल तो हम सीरिया की बात कर रहे थे। सीरिया के अंदर एक आतंकवादी को, एक रजिस्टर्ड आतंकवादी को पूरा देश चलाने के लिए दे दिया गया है। अब देखते हैं आने वाली घटनाएं कैसे अनफोल्ड होती हैं, कैसे अपने आप को सामने रखती है, तो सिर्फ भविष्य गर्भ में है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसी तरीके का विश्लेषण और आगे करना मतलब चाहते हो कि भाई मैं ऐसा विश्लेषण करूं, तो कमेंट के अंदर मेंशन कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।